तो देखिए, निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है। थोड़ा सा जो एक्सपर्ट से हम जानकारी लेंगे कि भैया किस तरीके का ये बजट रहा, लेकिन लगता है क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया है तो जो सर्विस क्लास है उसके लिए थोड़ी सी निराशा जरूर हो सकती है। आप बजट छोटा है इसलिए जाहिर तौर पर आपने जो उम्मीदें रखी थी उस हिसाब से भी बजट छोटा रहा, लेकिन चूंकि सरकार को इस साल 2 बजट लेके आने हैं, ये अंतरिम बजट है, उसके बाद जो भी नई सरकार चुन के आएगी चुनाव के बाद वो नया और फुल फ्लेजेड बजट पेश करेगी, इसलिए इसमें कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए। और खासतौर पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनकी उम्मीद थी, फिलहाल उनकी उम्मीद पर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री की तरफ से किसी तरीके के राहत की कोई ऐलान नहीं किया गया मुझे लगता है। लेकिन जो अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो टूरिज्म के लिए एक जरूर, क्योंकि राज्यों को अगर लोन ब्याज फ्री लोन देने की बात की जा रही है तो टूरिज्म सेक्टर पर जरूर एक तरह से केंद्रित किया है इस बजट को। लेकिन अब मैं एक्सपर्ट्स का जल्दी रुख कर लेती हूँ। हरिकिशन जी, सबसे पहले चुनावी बजट की हम बात कर रहे थे क्योंकि आप पत्रकार हैं, तो इस नजरिए से इस बजट को कैसे आंक रहे हैं और कितने नंबर देंगे 10 में से? देखिए, ये इंटरिम बजट है, तो जो इंटरिम बजट की रवायत अब तक रही है उसी का उन्होंने ट्रेडिशन को फॉलो किया है। और इसमें अगर अनाउंसमेंट्स आप देखें, जो नई अनाउंसमेंट्स की हैं, तो सरकार ने जिस वर्ग के लिए पहले किया था उसी पर भरोसा किया है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसमें पहले सरकार ने 3 करोड़ घर बनाने का टारगेट रखा था, अभी सरकार ने नया अनाउंसमेंट किया है कि 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे ये ग्रामीण एरिया में। ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। सरकार ने पिछले साल सबसे ज़्यादा बजट इसी स्कीम के लिए आवंटित किया था। तो अभी जब बजट डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो देखना है इसके लिए कितना पैसा इस साल, अगले साल के लिए रखा है सरकार ने। तो एक तो ये बड़ा अनाउंसमेंट है। दूसरा अनाउंसमेंट आप जो ग्रामीण एरिया से ही रिलेटेड है, जो क्योंकि सरकार का जो वोट बैंक है उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा है, उस दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने जो लखपति दीदी का जो 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा है वो है। ठीक है, अब मैं जल्दी से रमन जी आपका रुख कर लेती हूँ। जल्दी सबका पहले नजरिया ले लें कि बजट उनको कैसा लगा। जैसे कि हरिकिशन जी ने कह दिया है कि भैया ये इंटरिम बजट है तो इसलिए जो बहुत ज्यादा उम्मीदें तो लगानी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस नजरिए से अगर देखें तो रमन जी कैसा है आपके हिसाब से बजट? बिल्कुल, आई थिंक जैसी उम्मीदें थी वैसा था। कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स नहीं। एक और मैं अनाउंस कर दूं, जो युवाओं के लिए कहा गया है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्पेशल 1 लाख करोड़ का कॉर्पस क्रिएट किया जाएगा। और ये जो है मोर ऑफ इनोवेशन और अनुसंधान के लिए, तो आई थिंक ये एक कदम है। और इंफ्रा का पुश रखते को जारी रखते हुए उसको 11,11,000 करोड़ की बात की गई है। तो ये 2-3 बातें हैं। कई जगह पे कहा गया है कि जो नील जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हो सकता है, यानी इनोवेशन को एक पुश देने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन नीरज जी, अगर टैक्सेशन के हिसाब से बात की जाए तो टैक्सेशन के हिसाब से क्या बड़े बदलाव, क्या सुधार आपको देखने को मिले इस बजट के अंदर, इस अनाउंसमेंट के अंदर? या निराशापूर्ण? देखिए, डायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। कुछ थोड़ा सा जो बेनिफिट दिया है वो ये है कि जो इनकी पुरानी डिमांड्स हैं 2009-10 की 25,000 तक की डिमांड्स जो हैं उनको वेवर कर दे देंगे। उसके लिए भी कंडीशंस एक बार ब्लूप्रिंट देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशंस हैं उसकी फाइनल। और जो 2010-11 और 14-15 तक है वहाँ 10,000 तक की डिमांड्स रिड्यूस करने की बात की है। ठीक है, मीनल जी आपके हिसाब से महिलाओं के लिए, हालांकि देखिए सर्वाइकल कैंसर की बात करी है, मैटरनिटी केयर, चाइल्ड केयर की बात की है, आंगनवाड़ी के लिए कार्यकर्ताओं के लिए बात की है, आशा वर्कर्स के लिए आयुष्मान भारत, लखपति दीदी, तो महिलाओं के लिए है। लेकिन एक मिडिल क्लास महिला, मेरे और आपके जैसी महिला, उसके लिए मुझे लगता है इस बजट में कुछ भी नहीं है। ये इंटरिम बजट था तो बहुत ज़्यादा कोई पॉलिसी चेंजेस हम वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट बहुत ही पॉजिटिव नोट पे बजट है। जिस तरह से वर्कफोर्स के लिए और जिस तरह से रोजगारी के लिए, जिस तरह से टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट के लिए कॉर्पस को दिया गया है, तो आई थिंक कि बहुत ही पॉजिटिव लाइन में गया है यह बजट। वो सभी लोग जो अपना कुछ काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे सॉप्स और इंसेंटिव्स को भी प्रपोज किया गया है। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है और इस तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उसी दिशा में इस बजट को दिखाया गया है। तो ये टोन सेट की गई है आगे आने वाले टाइम के लिए भी। सो बहुत अच्छी बात है कि युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, नारी, युवा और किसान, ये जो बड़ा फोकस लगाया जा रहा था इस बजट के अंदर, सरकार की तरफ से जो दिशा भी बताई गई थी कि यही फोकस एरियाज हैं, वहीं पर खरा उतरता फिलहाल नजर आ रहा है बजट। लेकिन अगर दीपांशी में आपका रुख करूं इस पूरे मामले के अंदर, अगर देखा जाए बजट के अंदर, तो युवाओं के लिए क्या कुछ निकला है? एक युवा की तरह आप इसे किस तरीके से देखती हैं? देखिए, राम राज्य तो आ गया, पर ना ही राम जैसे विद्यार्थी है, ना ही कोई विद्यालय गुरुकुल जैसा है और ना ही कोई गुरु विशिष्ट जैसा है। सो एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे ओपिनियन में 2.9% था लास्ट ईयर का बजटरी एलोकेशन। आई एक्सपेक्टेड सम इंक्रीज, सम चेंज, बिकॉज वी नीड इट, इज द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज वी ऑल नो चेंज इज इनएविटेबल. So in order to incorporate skill enhancement,
more interdisciplinary transactions. We needed more. ठीक है, इकोनॉमिस्ट धीरेन्द्र कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वीरपाल जो कि एग्रीकल्चर फील्ड से एक्सपर्ट है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, आपके हिसाब से बजट कैसा रहा और क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही सिंपल बजट था, टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। बहुत सारे टैक्स पेयर्स का जो झंझट सालों साल से चल रहा था और ये टैक्स सिस्टम पे हमारे बहुत बड़ा बर्डन था, उसे ख़त्म कर दिया गया। जो 10 साल से 20 साल से 25,000 और 10,000 का नोटिस आता जा रहा था, तो ये काफ़ी सुचारू चीज़ है। लेकिन इसमें हैरानी वाली बात यह है कि इन सब चीज़ के बीच करीब 11% आउटले बढ़ा है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का, और ये 11 लाख करोड़ रुपए का है। ये एक बहुत बड़ा एलोकेशन है हमारे यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट में। और अच्छी बात यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का आउटले ही नहीं है, ये सरकार उसको डिप्लॉय भी कर पाती है, जिसका जमीन पे असर दिख रहा है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन कृष्णवीर चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए, किसानों के लिए इस बजट से, इस अंतरिम घोषणाओं से क्या कुछ निकला? कृष्णवीर जी, अगर आप सामान्य भाषा में समझा सकें, किसानों के लिए बहुत सारी बातें जरूर की गई, खासतौर पर कृषि क्षेत्र के लिए, मत्स्य क्षेत्र के लिए, डेयरी क्षेत्र के लिए, लेकिन उसका सीधा लाभ किसानों को किस तरीके से मिल सकता है और वो अर्थव्यवस्था में क्या किसी तरीके का बूस्टर होगा? देखिए, इस बजट में जिस तरीके से तिलहन के लिए विशेष योजना पे दबाव रखा गया है, इसको बढ़ावा देने से देश खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर होगा और किसानों को आर्थिक रूप से शक्ति मिलेगी। दूसरा, जो पशुपालन की योजना को और बड़े पैमाने पर इस बजट में प्राथमिकता दी गई है, नई योजना लाने की बात की गई है दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए। इस योजना का सीधे सीधे किसानों को लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा, जो फसल बीमा का संख्या को 4 करोड़ किया है, उससे किसानों को एक जो नुकसान होता है फसलों का, उसमें बचाव में सहायता मिलेगी। तीसरा, अगर हम बात करें एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को और स्टोरेज को और पैकेजिंग को और कूलिंग चेन को, आज सबसे बड़ी आवश्यकता है बर्बादी से बचाने की फसल पैदा होने के बाद, और उसी को विशेष योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए योजना रखी गई है। इससे लाभ होगा आर्थिक रूप से, और किसानों को उसमें ज़्यादा लाभ इसलिए मिलेगा कि जब फसल बचेगी और प्रोसेसिंग में जाएगी, और ख़ास तौर से सरकार जो नए एफपीओज और पैक्स को बढ़ावा देने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य को उससे लिंक करने की योजना जो शुरुआत की गई है, पहले से ही शुरू कर रखा है, उसका लाभ जो है, जो किसानों का शोषण होता रहा है 86% का गरीब और मंझोले किसान जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जो बहुत दूर है, सबसे ये विकास का बजट है। ये जितना भी हम देखेंगे, घरों की बनाने की बात है, चलिए ये तो युवाओं को रोजगार की बात है, युवाओं को रोजगार भी एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में बढ़ेगा, डेयरी सेक्टर में युवाओं को रोजगार बढ़ेगा, तो ये रोजगार परक है, विकास का बजट है। नानो यूरिया, नानो डीएपी। ठीक है कृष्णवीर जी, आऊंगी आपके पास। सभी मेहमानों से पहले जान लेते हैं कि उनको ये बजट कैसा लगा और वो क्या सोच रहे हैं। तो सिप्रा जी, जैसा कि मैंने जिक्र किया, महिलाओं के लिए जाहिर सी बात है कि कुछ बात की गई है, रोजगार बढ़ने की बात कृष्णवीर जी कह रहे हैं, लेकिन अगर आपको मैं कहूं तो 10 में से कितने नंबर इस बजट को आप देने जा रही हैं? देखिए, अगर मैं सिर्फ एक की डायरेक्ट टैक्स या टैक्स की अमेंडमेंट्स को देखूं तो मैं इस बजट को 10 में से 8 नंबर दूंगी, लेकिन मैं अगर ओवरऑल बजट के बारे में सोचूं तो 10 में से 6 नंबर दूंगी। मेरे हिसाब से डिस्पाइट कि ये एक इंटरिम बजट था, छोटे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे सरकार के पास जहां वो एक्शन ले सकती थी, और वो 2019 की तरह थोड़े से और बेनिफिट एक्सटेंड कर सकते थे, पर मेरे हिसाब से उन्होंने वो मिस कर दिए। बिल्कुल शिप्रा जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन धीरेन्द्र जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, अगर बात की जाए तो एक चुनावी बजट की उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरीके से किसान सम्मान निधि योजना या श्रम सम्मान निधि योजना का ऐलान किया गया था, या जो इनकम टैक्स रिबेट जो है वो बढ़ाई गई थी, इस तरीके के किसी बयान से, इस तरीके के किसी ऐलान से फिलहाल सरकार बचती हुई नजर आई। आपको क्या वजह लगती है इस समय? मुझे लगता है कि ये सरकार काफ़ी लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन रखती है, ये लंबा सोचती है, इसलिए कोई एडहॉक चीज़ नहीं आया। और मुझे लगता है कि कंटिन्यूटी भी एक बहुत बड़ा फीचर है। अगर हर साल बदलाव हो और हर साल बड़ा बदलाव हो, और अगर आप देखें कि पिछले 10-15 साल में और खासकर पिछले 5-6 साल में जिस तरह से जीएसटी के आने के बाद से
जो बजट का रेलेवेंस है, कॉन्टेक्स्ट है। आप, मुझे याद है बचपन में हम लोग जब बजट आया करता था तो लोग तेल और डालडा और क्या क्या खरीद के रख लिया करते थे, इस उम्मीद में कि बजट में तो दाम बढ़ता ही है। अब वैसी बात होती नहीं है। अब ये जीएसटी के काउंसिल का मीटिंग होता है और चीज़ों का दाम बढ़ता घटता रहता है। और आपको ध्यान हो कि जिस तरह से कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स बदले थे, वो देश में पिछले 10-12 साल में सबसे बड़ा अनाउंसमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट में भारी कमी आना, और वो 6-8 महीने पहले बजट के आ गया था और लोग उसकी तैयारी कर रहे थे, बल्कि पहले टैक्स पे किया हुआ पैसे का आपको रिफंड या आप क्रेडिट ले पा रहे थे। तो बड़े बड़े जो डिसीजंस हैं, जो बड़ा बड़ा इंपैक्टफुल चीज है, मुझे लगता है कि अभी ये तो बड़े लॉन्ग टर्म विजन की बड़ी बड़ी बातें। लेकिन अगर एक मध्यम वर्ग के हिसाब से मैं बात करूं, क्योंकि मध्यम वर्ग देश में काफी बड़ा एक तबका है, मध्यम वर्ग के लिए इस बजट के अंदर क्या मिला? क्या सीधे लाभ के हिसाब से अगर पूछा जाए, आप कितने पॉइंट गिना सकते हैं कि जो सीधे सीधे मध्यम वर्ग को लाभ दे सकते हैं? और खासतौर पर बाजार के अगर सेंटिमेंट के हिसाब से बात की जाए तो क्या यह बाजार का सेंटिमेंट बढ़ाने वाला, उसका उत्साह बढ़ाने वाला बजट है? जी हाँ, ये बिल्कुल स्टेटस को है, कोई बदलाव नहीं है। आप जो आखिरी में कहा गया जय हिंद, ये जय हिंद बजट है। धीरज जी की आवाज हमें कट कट कर आ रही है, लेकिन धीरज जी क्या थोड़ा सा जो सर्विस क्लास है, या मैं कहूं कि बुजुर्ग जो हैं उनको पेंशन स्कीम, इस तरह के किसी भी चीज को टच नहीं किया गया है इस पूरे बजट में, तो क्या ये माना जाए कि इंटरिम बजट है इसलिए सरकार इससे बचती हुई नजर आई है? अब जब फाइनल बजट आएगा उसमें इन सब कुछ हुआ जाएगा, क्योंकि जो जिसे कहा जाए जो पेंशन लेने वाले लोग हैं उन्होंने काफी उम्मीदें आज बांधी हुई थी, और किसान सम्मान निधि को भी नहीं बढ़ाया गया है। जो पेंशन और इनकी जो स्थिति है वो समय के साथ बदलता रहता है, तो उसके लिए बजट में कोई प्रावधान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो पीरियोडिक डियरनेस अलावेंस पुराने पेंशन सिस्टम के का लाभ जिनको मिलता है, उनका तो तनख्वाह या उनका पेंशन महंगाई दर से वो रिवाइज होता रहता है। एक चिंता जो कि सरकार को करनी चाहिए कि बहुत सारे राज्यों में ये ऑपोजिशन का आंदोलन शुरू हो गया है कि नए पेंशन सिस्टम के बजाय पुराना पेंशन सिस्टम लागू किया जाए। और अगर ऐसा ये जोर पकड़ता गया तो हमारे देश में एक बहुत ही अजीब सी स्थिति बनेगी, जिसमें कि एक नया पेंशन सिस्टम 10-15 साल चलाने के बाद लोग उसका रिवर्सल चाहते हैं, और सरकार का इसके लिए जो कुछ भी अवेयरनेस या जानकारी या जो कुछ भी इसके लिए ओपिनियन बिल्ड करने की जो स्थिति है वो सरकार को करना चाहिए, और बजट में उसका थोड़ा बहुत एटलीस्ट चर्चा होना चाहिए। ठीक है धीरेन्द्र जी, एक इसमें जिक्र किया गया जो मैं नहीं समझ पाई, आप शायद जानकार हैं तो समझ पाएंगे, पीएनजी सीएनजी के साथ बायोगैस, इसको कैसे समझा जाए? अगर मैं कहूं कि दर्शकों की लेमैन भाषा में, देखिए एक्सपर्ट्स हैं आप लोग तो समझ रहे होंगे, लेकिन दर्शक हमारे समझ पाए उस भाषा में हमें समझाइए। अगर आप इस तरह का आप बायोगैस या कोई भी यूनिट लगाते हैं तो किसी तरह के इंसेंटिव का प्रावधान किया जाएगा, उसके लिए बजट में एलोकेट किया गया है। और एक खास चीज़ जो कि अगर इस बजट में बदलाव नहीं भी हुआ है तो लोगों को एक चीज़ से बड़ा कंसोलेशन लेना चाहिए कि ये सरकार जो कुछ भी निर्धारित करती है उसको ज़मीन पे उसको एग्जीक्यूट कर पाती है। और तो ये जो कुछ भी प्रोविज़न किया गया है, पहले बहुत बार प्रावधान किया जाता था और वो डिप्लॉय नहीं हो पाता था, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता था, अब हो पाता है। तो अगर आप कोई बायोगैस यूनिट लगाना चाहते हैं, घर के लिए लगाना चाहते हैं, और मुझे देखना पड़ेगा कि इसका एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म क्या है जी। लेकिन इंसेंटिवाइज करना एक ऐसे टेक्नोलॉजी को जो कि काफी कारगर साबित हो सकता है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कोशिश सरकार की इस चीज को लेकर भी धीरेन्द्र जी की इंपोर्ट बिल जो है उसे रिड्यूस किया जाए, जिस तरीके की अस्थिरता फिलहाल इस पूरे इलाके के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन हरिकिशन, मैं आपका भी रुख करना चाहूंगा, इसके अंदर खास जोर जो है वो ग्रीन एनर्जी पे है। वित्त मंत्री ने इस चीज का जिक्र किया कि 2070 तक हम नेट जीरो का लक्ष्य रख चुके हैं। इसमें सोलर रूफटॉप की जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना हो या ईवी चार्जिंग हो, और ईवी चार्जिंग के लिए युवाओं को जोड़ते हुए रोजगार के अवसर और एक पूरा इकोसिस्टम बनाने पर जोर दिया गया है। यानी जो पूरा एनर्जी मिक्स है, बास्केट है, उसको चेंज करने की कोशिश। देखिए, ये जो स्कीम प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की थी तो इसकी उम्मीद की जा रही थी कि बजट में इसके लिए कुछ प्रोविजन जरूर होगा। तो जैसे ही अभी बजट डॉक्यूमेंट्स आएंगे, क्योंकि वित्त मंत्री के बजट स्पीच में इसका उल्लेख है, उन्होंने बाकायदा इसका उल्लेख किया है कि रूफटॉप सोलराइजेशन एंड मुफ्त बिजली
इससे उनका अनुमान है कि हर महीने 300 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी जो रूफटॉप सोलर प्लांट लगाएंगे अपने यहाँ पर, अपने छत पर जो रूफटॉप सोलर लगाएंगे उससे। और साथ ही साथ उन्होंने चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी अनाउंसमेंट किया है। तो अब जब जो फाइन प्रिंट है, अगर एक बार हम उसको देखेंगे, फाइन प्रिंट में देखने से पता चलेगा कि इस स्कीम के लिए कितना अनाउंस किया है पैसा और कितना गवर्नमेंट टारगेट करे बेनिफिशियरीज फर्स्ट ईयर में। हरिकिशन जी, एक शब्द आबादी नियंत्रण का भी आया है और मुझे लगता है कि वो हम लोग मिस कर रहे हैं चर्चा में, क्योंकि आबादी नियंत्रण जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है सरकार की भी, समाज की भी, क्योंकि आप कितने भी संसाधन जुटा लीजिए लेकिन अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो सब कुछ नगण्य हो जाता है। उसको लेकर आपने क्या नोटिस किया इस बजट में, और क्या इसको माना जाए कि आने वाले सरकार का एजेंडा भी है, क्योंकि मोदी सरकार कह चुकी है कि हम ही आ रहे हैं पावर में? देखिए, वित्त मंत्री ने इसके लिए कमेटी का अनाउंस किया है और कमेटी कब बनेगी, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, कब तक उसको रिपोर्ट देनी है, कमेटी क्या रिपोर्ट देगी, क्या नया लेजिस्लेशन सजेस्ट करेगी। बिकॉज हमने विगत में देखा है बीजेपी के कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना प्राइवेट मेंबर्स बिल लेके आए हैं पॉपुलेशन कंट्रोल पर, और ये डिबेट रही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एक लॉ आना चाहिए। तो अगर ये कमेटी है, ये डिस्कशन के बाद बताएगी कि क्या इनकी रिकमेंडेशंस हैं, लॉ सजेस्ट करते हैं, पॉलिसी सजेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, तो ये तो देखने को मिलेगा। लेकिन वित्त मंत्री ने इस विषय को टच जरूर किया। प्रधानमंत्री ने भी जो कल जिस तरीके से जिक्र किया था बजट सत्र की शुरुआत के साथ, उन्होंने कहा था कि ये दिशा तय करने वाला बजट है। और कहीं ना कहीं रमन जी, क्या ये माना जाए कि ये सरकार का कॉन्फिडेंस है शायद, क्योंकि आमतौर पर चुनाव से पहले सरकारें जो हैं पॉपुलिस्ट घोषणाएं तब करती हैं जब उन्हें लगता है कि जनता के लिए, जनता को किसी नए संदेश के साथ जाने की जरूरत है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहां कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर्स की बात की जाए तो वित्त मंत्री के भाषण से आपने क्या समझा? क्या वाकई भारत की अर्थव्यवस्था की सेहत ठीक है, या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो ट्वीकिंग हुई है कहीं ना कहीं आंकड़ों के साथ कुछ चीजों को उन्होंने हटाने या दबाने की भी कोशिश की है? नहीं, देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो मैं समझ पाया हूं कि एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट वित्त मंत्री ने कहा आखिर में कि डिटेल्ड रोड मैप फॉर विकसित भारत हम लोग मई में प्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब जितनी भी आप आशाएं लगा के बैठे हैं, अभी शोभना जी बात कर रही थी महिलाओं को लेकर या युवाओं को लेकर, कुछ तो किया गया। और जो देखिए, पिछला चिट्ठा इसलिए रखा गया कि जिस जिस सेक्टर को मेंशन किया गया है, मैं मान के चलता हूं इन सभी सेक्टर को आने वाले पूरे बजट में डिटेल्ड रोड मैप में पूरी तरह से कवर किया जाएगा। ठीक है, केवल हेडर दे दिए गए हैं और ये जब पूरा बजट आएगा उसमें इन पर आपको डिटेल। और मुझे लगता है नीरज जी भी मेरे साथ टैक्स एक्सपर्ट के रूप में बैठे हुए। नीरज जी, हालांकि आज आपके पास चर्चा के लिए देखिए कुछ दिया ही नहीं है वित्त मंत्री ने आपको, आप निराश जरूर होंगे, लेकिन देखिए नीरज जी भी टैक्स एक्सपर्ट है सर, टैक्स बचाने के तरीके ही बता दीजिए। वो उस पे मैं आऊंगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए नीरज जी कि अगर इस पूरे ओवरऑल बजट को, एक तो भाषण इतना छोटा रहा, हम सभी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि कुछ लंबा होगा, लेकिन क्योंकि इंटरिम बजट था, अगर मैं इस पूरे बजट को ओवरऑल एक बड़े पिक्चर की तरह देखना चाहूं तो कोई ऐसे वो 3 पॉइंटर्स जो आप कहें कि हाँ भाई ये बेनिफिशियरी रहेंगे आने वाले समय के लिए, जिन्हें टेक अवे कहते हैं? हाँ, टेक अवे आप कह सकते हैं। देखिए, जो एक वित्त मंत्री जी ने घोषणा करी कि जो आपकी जो है लेडीज जो दीदी वाला जो योजना है, लखपति दीदी 1 करोड़ लखपति दीदी को एक्सटेंडेड बेनिफिट दिया जाएगा। एक तो ये हो गया। जो इनकम टैक्स में रिजिम में मैं देख रहा हूँ, जो मैक्सिमम जो बेनिफिट मिल रहा है वो ये है कि लोगों के जो पुराने डिस्प्यूट्स थे, 2009-10 के डिस्प्यूट से जहां पर डिमांड्स खड़ी हैं, तो एक उनको निजात मिल जाएगा कि एटलीस्ट वो डिमांड्स जमा नहीं करानी पड़ेंगी। उसके बाद 10-11 से 2014-15 तक 10,000 रुपए तक की डिमांड जमा नहीं करानी पड़ेंगी। तो वो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स थी, जो उनको डेली नोटिस आ जाते थे, एटलीस्ट उनसे निजात मिल जाएगी। ये मैं अच्छा कदम मानता हूँ कि अननेसेसरली का उस डिस्प्यूट पे नहीं जाना चाहिए, उसको वेवर करके खत्म कर देना चाहिए। चलिए मीनल जी, अब आप बताइए, मैं बड़ी पिक्चर की बात कर रही हूँ। एज अ लॉ अबाइडिंग टैक्स पेइंग इंडिविजुअल मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी हार्ड अर्न्ड पेइंग मनी को सब्सिडी और सॉप्स की तरह नहीं बांटा गया है। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है, और जिस तरह से कैपेक्स और IT सेक्टर्स में हम लोगों का हार्ड अर्न्ड मनी को कैपेक्स के रूप में दिखाया जा रहा है, वो बहुत ही बढ़िया है। बहुत ज्यादा आगे लॉन्ग टर्म में ये फायदा देगा रोजगार की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए, और वो सभी बच्चे जो बहुत पढ़ रहे हैं उनको हमारे ही देश में रोजगार मिलेगा, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। प्लस स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत सारे इंसेंटिव्स को बताया गया है। तो बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है, और बिल्कुल भी छोटी छोटी चीजों को बांट के लोगों को खुश करने के लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है, फ्रीबीज वाले जो ये
ये हम टैक्स पेयर्स का बहुत बड़ा कंसर्न है कि भाई हम तो अपनी गाड़ी मेहनत कर रहे हैं, 10-10 12-12 घंटे काम कर रहे हैं और वो बांटने में सरकार खर्च लेकिन कर देती भारत एक है। वेलफेयर स्टेट है, बहुत बड़ी आबादी है जिसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं मदद और सहयोग देना पड़ता है। लेकिन अगर एक आउट ऑफ बॉक्स आइडिया की बात करूं, मैं आपसे पूछूं हरिकिशन, तो आपको इसमें कोई क्रिएटिव आइडिया देखने को मिला? अधिकतर एक्सपर्ट्स को आपने भी सुना, सभी लोग ये कह रहे हैं कि एक स्टेटस को बजट है और अधिकतर जो डिटेल है वो चुनाव के बाद सामने आएंगे, लेकिन कोई आउट ऑफ बॉक्स क्रिएटिव आइडिया या डायरेक्शन आपको देखने को मिला जिसके अंदर सरकार इसके बाद जब जीत कर आएगी तो उधर बढ़ना चाहेगी? देखिए, आउट ऑफ बॉक्स आइडिया इसमें अभी ऐसा नहीं है, लेकिन जो बैलेंस वित्त मंत्री ने बनाया, आप दोनों ने जैसे शुरू में चर्चा की थी स्वप्ना जी, आपने कहा था कि बाजार के लिए क्या संकेत है, ऊपर जाएगा बाजार या नीचे आएगा, या आपने कहा था अभी तो जैसे स्थिर है, अभी बहुत उतार चढ़ाव बाजार में इस समय नहीं है, और